दोस्तों, ये कहावत तो आपने जरूर सुनी होगी, सैया जी कोतवाल तो डर काहे का, यानी अगर पकड़े भी गए तो बच जाएंगे। अब समझ आया अडानी पर सेबी की इतनी मेहरबान क्यों थी, क्यों कॉर्पोरेट घरानों का कर्ज माफ हो जाता है। घोटाले की जांच करने वाला खुद घोटालेबाज निकला। देश के सबसे बड़े लोकतंत्र में सबसे महत्वपूर्ण जांच एजेंसी, जिस पर सुप्रीम कोर्ट तक भी आंख बंद करके भरोसा करता है, अगर उसकी चेयरपर्सन नकली निकल जाए, ये तो किसी ने सपने में भी नहीं सोचा होगा। साफ शब्दों में कहे तो दूध की रखवाली बिल्ली के हाथों में सौंप रखी थी। सत्ता सरकार के इस अमृत काल में कुछ भी संभव है। मोदी सरकार में सिस्टम ही ऐसा बना रखा है, या तो उनका करीबी पकड़ा नहीं जाएगा, अगर पकड़ा भी गया तो बच जाएगा। इससे बड़ा घोटाला और कुछ भी नहीं हो सकता। नमस्कार दोस्तों, मैं हिमांशी कश्यप आपके साथ। आप देख रहे हैं जनता की आवाज। आगे बढ़ने से पहले इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और अगर पहली बार जनता की आवाज न्यूज चैनल को देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी करें और घंटी जरूर बजाएं, चैनल की भी और सरकार की भी। आज की नेशनल मीडिया के मुकाबले में जनता का साथ दीजिए और उसकी ताकत बनिए, जनता की आवाज बनिए, और हो सके तो इसके लिए चैनल को ज्वाइन भी करें। दोस्तों, अमेरिकी शॉर्ट सेलर हिंडनबर्ग रिसर्च की ताज़ा रिपोर्ट में काफ़ी सारे चौंकाने वाले दावे किए हैं। रिपोर्ट में आरोप लगाया गया कि सेबी की चीफ माधवी पुरी बुच और उनके पति धवल बुच के पास अडानी मनी साइफनिंग घोटाले में इस्तेमाल किए गए अस्पष्ट ऑफशोर फंड में हिस्सेदारी थी। हिंडनबर्ग के आरोप केवल इतने पर ही सीमित नहीं रहे, बल्कि इसमें कहा गया कि माधवी पुरी बुच और उनके पति की मॉरिशस की ऑफशोर कंपनी ग्लोबल डायनेमिक अपॉर्चुनिटी फंड में हिस्सेदारी है। इसमें सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि गौतम अडानी के भाई ने इसी कंपनी में अरबों डॉलर का इन्वेस्ट किया है। ऐसा आरोप है कि इन सभी पैसों का इस्तेमाल शेयरों में बढ़ोतरी लाने के लिए किया गया था। साथ ही रिपोर्ट में कहा गया कि सेबी ने इस मामले में सही तरह से जांच नहीं की है, जबकि अडानी पर रिपोर्ट 18 महीने पहले ही आ गई थी। हिल्सिल ब्लोअर के दस्तावेजों के मुताबिक ऐसा लगता है कि पहली बार माधवी बुच और उनके पति धवल बुच ने 5 जून 2015 को सिंगापुर में IPE प्लस फंड 1 में अपना अकाउंट खोला। IIFL में हस्ताक्षरित फंड की घोषणा यह बताती है कि निवेश का स्रोत सैलरी है और दंपत्ति का कुल अनुमानित आय $10 मिलियन है। लिग्निन प्रोफाइल के मुताबिक माधवी बुच अप्रैल 2017 में सेबी की होल टाइम मेंबर नियुक्त की जाती है। राजनीतिक तौर पर इस संवेदनशील नियुक्ति के ठीक एक सप्ताह पहले 22 मार्च 2017 को माधवी के पति धवल बुच मॉरिशस फंड एडमिनिस्ट्रेटर ट्रेंडेड ट्रस्ट को पत्र लिखते हैं। दस्तावेज में यह सब कुछ अंकित है। यह ईमेल उनके और उनकी पत्नी के ग्लोबल डायनेमिक अपॉर्चुनिटीज फंड में निवेश से संबंधित था। पत्र में धवल बुच ने यह निवेदन किया था कि अकाउंट को ऑपरेट करने वाले वे अकेले आधिकारिक व्यक्ति होंगे। इससे लगता है कि राजनीतिक तौर पर संवेदनशील पद पर नियुक्त होने से पहले अपनी पत्नी की संपत्ति को वहां से वह हटाना चाहते थे। माधवी बुच की निजी ईमेल को संबोधित 26 फरवरी 2018 को एक अकाउंट स्टेटमेंट के ढांचे का पूरा विवरण सामने आता है। GDOF सेल 90 एक बार फिर यह मॉरिशस के रजिस्टर्ड फंड का सेल एक जटिल ढांचे में ढेर सारी परतों के साथ गहराई से जुड़ा पाया जाता है, जिसे विनोद अडानी द्वारा इस्तेमाल किया जा रहा था। उसके बाद 25 फरवरी 2018 को बुच के सेबी के होल टाइम सदस्यता के दौरान वह व्यक्तिगत तौर पर अपने निजी ईमेल अकाउंट का इस्तेमाल कर इंडिया इन्फोलाइन को अपने पति के नाम से व्यवसाय करने की बात लिखती है, जिससे फंड में इकाइयों को भुनाया जा सके। संक्षेप में, हजारों मुख्य धारा के इज्जतदार ऑनशोर इंडियन म्यूचुअल फंड प्रोडक्ट की मौजूदगी के बावजूद एक इंडस्ट्री जिसको रेगुलेट करने की उनकी जिम्मेदारी मिली है। दस्तावेज बताते हैं कि सेबी चेयरपर्सन माधवी बुच और उनके पति का एक बहुपरतों वाले ऑफशोर फंड ढांचे में स्टेक है। छोटी संपत्ति के साथ यह बात भी जग जाहिर है कि न्यायिक तौर पर उससे बड़े खतरे हैं और एक ऐसी कंपनी द्वारा नियंत्रित है जिसका वायर कार्ड घोटाले से रिश्ता है।
उसी इकाई में जिसे एक अडानी का निदेशक संचालित करता है। और सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण बात, उसे विनोद अडानी द्वारा इस्तेमाल किया जाता है, जिस पर अडानी के पैसों को साइफन कराने के घोटाले में शामिल होने का आरोप है। क्या अडानी समूह भारतीय कंपनियों की शेयर कीमतों को मैनिपुलेट करने पर रोक लगाने के नियमों का बाईपास करने के लिए बिजनेस एसोसिएट्स को फ्रंटमैन तरह इस्तेमाल करता है? आज तक सेबी ने इन फंड्स के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की। 27 मार्च 2013 को अगोरा पार्टनर्स प्राइवेट लिमिटेड को सिंगापुर में रजिस्टर किया गया था। इसने खुद को बिजनेस और मैनेजमेंट कंसल्टेंसी के तौर पर घोषित किया था। 2014 की कंपनी की वार्षिक रिटर्न के मुताबिक माधवी बूच इसकी 100% स्टेक होल्डर थी। अप्रैल 2017 में लिंक्डइन के मुताबिक माधवी बूच ने होल टाइम मेंबर के तौर पर सेबी ज्वाइन किया और फिर 1 मार्च 2022 को वह सेबी की चेयरपर्सन बनी। लेकिन फिर भी वह अगोरा पार्टनर्स की 16 मार्च 2024 तक 100% की हिस्सेदारी बनी रही। सिंगापुर का रिकॉर्ड यही बताता है कि इस तरह के हितों के टकराहट की राजनीतिक संवेदनशीलता का लगता है। ख्याल करते हुए उन्होंने अगोरा पार्टनर्स में अपनी हिस्सेदारी को अपने पति धवल बूच को ट्रांसफर कर दिया। सिंगापुर की यह ऑफशोर इकाई वित्तीय स्टेटमेंट जारी करने की अपनी बाध्यता से अलग है, इसलिए यह साफ नहीं हो पाया कि यह कितना धन अपने कंसल्टिंग बिजनेस और किससे हासिल किया। यह चेयरपर्सन के बाहरी व्यवसायिक हितों की जांच करने वालों के लिए बेहद महत्वपूर्ण सूचना है। सीधे ईमेल के प्रमाण को देखते हुए यह इसलिए विशेष महत्व का हो जाता है कि सेबी चेयरपर्सन माधवी बूच अपने पति के नाम से ऑफशोर फंड इकाइयों के साथ प्राइवेट ईमेल के जरिए बिजनेस कर रही है। सेबी चेयरपर्सन माधवी बूच के पति धवल बूच ने अपने बारे में लिंक्डइन पर लिखा कि सप्लाई चेन के सभी पक्षों और खरीद में गहरा अनुभव। उन्होंने अपना ज्यादातर समय उपभोक्ता कंपनी यूनिलीवर में बिताया, जिसमें वह चीफ प्रोक्योरमेंट अफसर तक गए। यह स्रोत बताता है कि पिछले 2 दशकों से वे किसी भी फंड के लिए काम नहीं किए, यह रियल एस्टेट हो या कैपिटल मार्केट फर्म। इन इलाकों में अनुभव की कमी होने के बावजूद उन्होंने एक ग्लोबल प्राइवेट इक्विटी फर्म ब्लैकस्टोन ज्वाइन किया, जो भारत में बड़ी निवेश वाली कंपनी है। इसमें उन्हें जुलाई 2019 को पद मिला सीनियर एडवाइजर का। बता दें कि ब्लैकस्टोन भारत में REIT को स्पॉन्सर करने वाली और बड़ा निवेश करने वाली फर्मों में से एक है। भारत का पहला REIT एम्बेसी को सेबी की संस्तुति 1 अप्रैल 2019 को मिली, जिसको स्पॉन्सर ब्लैकस्टोन ने किया था। यह जुलाई 2019 में बूच के ब्लैकस्टोन ज्वाइन करने से ठीक 3 महीने पहले हुआ। 13 महीने बाद अगस्त 2020 में सेबी की संस्तुति के बाद ब्लैकस्टोन समर्थित माइंडस्पेस REIT भारत की दूसरी IPO के लिए REIT बनी। ब्लैकस्टोन अब नेक्सेस लेक ट्रस्ट को स्पॉन्सर करता है, जिसे ICICI रिसर्च के मुताबिक भारत का सबसे बड़ा असेट रिटेल प्लेटफॉर्म कहा जाता है। इसकी लिस्टिंग मई 2023 में हुई और भारत का चौथा ट्रेडेड REIT बन गया। रिटेल एस्टेट में ब्लैकस्टोन के बहुत सारे हित है। ब्लैकस्टोन में धवल बूच के सलाहकार रहने के दौरान सेबी ने ढेर सारे महत्वपूर्ण REIT रेगुलेशन से संबंधित बदलाव प्रस्तावित किए, पास करवाए और फैसिलिटेट किए। मार्च 2022 में माधवी बूच के चेयरपर्सन बनने के बाद सेबी ने ढेर सारे REIT कानून को प्रस्तावित करने के साथ उन्हें लागू किया, जिन्होंने प्रमाणिक तौर पर ब्लैकस्टोन को फायदा पहुंचाया, जिसमें उनके पति काम करते हैं। REITs पर 7 कंसल्टेशन पेपर, REITs और एक अमेंडमेंट पर मास्टर सर्कुलर से संबंधित 3 कंसोलिडेटेड अपडेट, माइक्रो, स्मॉल और मीडियम REITs के लिए एक नया रेगुलेटरी फ्रेमवर्क, REITs के ऑफर फॉर सेल के लिए एक नया रेगुलेटरी फ्रेमवर्क, ब्लैकस्टोन जैसे यूनिट होल्डर को निदेशक नामित करने के लिए नया बोर्ड नॉमिनेशन,
इस दौरान दिसंबर 2023 में ब्लैकस्टोन ने एम्बेसी REIT में मौजूद अपने पूरे कैश को निकाल लिया, जिसकी कीमत 71 बिलियन रुपए थी, यानी $853 मिलियन। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक साल का सबसे बड़ा ब्लॉक ट्रेड शायद भारत में REIT की सबसे बड़ी चैंपियन सेबी चेयरपर्सन माधवी बूच है, जिन्होंने विभिन्न कॉन्फ्रेंसेस में असेट क्लास को प्रमोट किया। 20 मार्च 2023 को आयोजित न्यूज़ 18 की राइजिंग भारत समिट में उन्होंने कहा कि REITs भविष्य के लिए उनका सबसे फेवरेट प्रोडक्ट है। एक साल बाद सेबी NISM की रिसर्च कॉन्फ्रेंस में मार्च 2024 को उन्होंने निवेशकों से REIT पर सकारात्मक विचार रखने की अपील की। 2 अप्रैल 2024 को CII कॉर्पोरेट गवर्नर समिट में चेयरपर्सन ने REITs में भीषण विकास की संभावना जाहिर की और कहा कि यह INVIT और म्यूनिसिपल बॉन्ड के साथ एक दिन भारत के GDP के बराबर होगा। हालांकि इन बयानों को देने के दौरान वह रेगुलेशन से इसके असली लाभार्थी का खुलासा करने में नाकाम रही। फंड जिसे उनके पति ब्लैकस्टोन को एडवाइस करते हैं, माधवी बूच का मौजूदा समय में भारतीय कंसल्टिंग बिजनेस, जिसे अगोरा एडवाइजरी के नाम से जाना जाता है, में 99% स्टेक है, जहां उनके पति एक निवेशक है। 2022 में इस इकाई ने 2,61,000 की कंसल्टिंग से आय अर्जित की थी। उस समय सेबी में उनकी घोषित सैलरी से 4.4 गुना ज्यादा थी। सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन के मुताबिक अगोरा एडवाइजरी प्राइवेट लिमिटेड को 7 मई 2013 को स्थापित किया गया था। इसने कंसल्टेंसी को अपना मुख्य बिजनेस बताया था। आज माधवी बूच अपने पति और निदेशक धवल बूच के साथ इसकी 99% की मालकिन है। सेबी के अध्यक्ष माधवी पुरी बूच और उनके पति ने शनिवार को हिडनबर्ग के आरोपों को निराधार बताया और कहा कि उनका फाइनेंस एक खुली किताब की तरह है। माधवी पुरी बूच और धवल बूच ने एक बयान में यह भी कहा कि यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि हिडनबर्ग रिसर्च, जिसके खिलाफ सेबी ने प्रवर्तन कार्रवाई की और कारण बताओ नोटिस जारी किया, उसने उसी के जवाब में चरित्र हनन का प्रयास करने का विकल्प चुना है। माधवी पुरी बूच की सफाई पर हिडनबर्ग ने रविवार को ही एक नई पोस्ट शेयर की और कहा कि मार्केट रेगुलर सेबी चीफ के इस बयान पर कहा कि सेबी प्रमुख बूच की हमारी रिपोर्ट पर प्रतिक्रिया कई महत्वपूर्ण सवाल खड़े कर रही है और बताती है कि उन्होंने कई बातों को स्वीकार किया है। हिडनबर्ग ने अपने एक्स अकाउंट पर अपनी पोस्ट में लिखा कि विशल ब्लोअर डॉक्यूमेंट से पता चलता है कि बूच ने सेबी की पूर्णकालिक सदस्य के रूप में काम करते हुए बिजनेस करने के लिए अपने पर्सनल ईमेल आईडी का इस्तेमाल किया। यही नहीं, उन्होंने इसके लिए अपने पति के नाम का भी इस्तेमाल किया। अमेरिकी शॉर्ट सेलर की ओर से बीते 25 फरवरी 2018 को भेजे गए एक ईमेल का जिक्र भी किया। इस दौरान हिडनबर्ग ने फिर सवाल खड़ा किया कि आधिकारिक पद पर रहते हुए माधवी पुरी बूच ने अपने पति के नाम से और कौन सी इन्वेस्टमेंट या बिजनेस किए हैं। मतलब साफ है, जो जांच कर रहा था, जिसकी जांच कर रहा था, उसके पास पैसे जांच करने वाले ने भी लगा रखे थे। आखिर सेबी की अध्यक्ष माधवी पुरी बूच ने अभी तक इस्तीफा क्यों नहीं दिया? अगर निवेशकों की गाड़ी कमाई डूब जाती है तो इसके लिए कौन जिम्मेदार होगा? पीएम मोदी, सेबी अध्यक्ष या गौतम अडानी? हिडनबर्ग की रिपोर्ट की अगर यह बात सही है तो इससे बड़ा घोटाला कुछ नहीं हो सकता। सेबी का काम था अडानी मामले की जांच करे और इसकी प्रमुख ने उसी बेनामी फंड में पैसा लगाया जिसका संबंध कथित रूप से गौतम अडानी से था। अब सरकार के पास सेबी चीफ को हटाकर जांच करने के अलावा कोई रास्ता नहीं है। खैर, आपकी इस पर क्या राय है, हमें कमेंट कर जरूर बताएं और बाकी खबरों के लिए देखते रहिए जनता की आवाज़।